हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट, है ना, जिसको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। मोल कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए चैप्टर, क्योंकि अगर ये कमजोर हो गया तो फिर आगे का चैप्टर समझने में दिक्कत होता है। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, चालू करते हैं। देखिए, नाम क्या है अपने चैप्टर का? मोल कंसेप्ट। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग को ये मान लो कोई रिएक्शन दिया है इस टाइप से कि जैसे H2 है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये H2O बना रहा है। ठीक है, अब हम कुछ अमाउंट दे दिए इसका और कुछ इसका अमाउंट दे दिए और पूछ दिए कि वाटर का अमाउंट कितना बना, है ना। तो कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का दो तरीका। पहला तरीका कि यार रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के बाद इसका अमाउंट जो दिया हुआ है, फिर इसके अमाउंट दोनों से हम इसका अमाउंट पता कर लेंगे, जो कि तरीका हम तुमको आगे बताएंगे। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि बिना इसको बैलेंस किए हुए भी इसका हम अमाउंट पता कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे हम इसको दो चैप्टर में बांटते हैं। मेन चैप्टर का नाम स्टोइक्योमेट्री, दो पार्ट है। स्टोइक्योमेट्री पार्ट 1 और स्टोइक्योमेट्री पार्ट 2। इस स्टोइक्योमेट्री पार्ट 1 को मोल कंसेप्ट बोलते हैं और इस स्टोइक्योमेट्री पार्ट 2 को रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो हम लोग को पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, मोल कंसेप्ट। ठीक है ना? तो देखिए, चालू कर रहे हैं। इसमें पहला अपना मोल कंसेप्ट। देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है अपना, इसके अंदर उस टॉपिक में सबसे पहले एटॉमिक मास, है ना, इसी में आएगा मोलर मास, इसी में आएगा मोल्स, है ना। एटॉमिक मास, मोलर मास, मोल। फिर इसी में आएगा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास, है ना। और इसी में आएगा, अच्छा, इसमें हम फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल भी इसमें कैलकुलेट करेंगे कि मोल कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है। फिर और दूसरा जो हो गया वो एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज आइसोटोपिक मास। फिर इसमें तीसरा आता है इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तथा डेंसिटी and
वेफर डेंसिटी। पांचवा इसी में आ जाएगा परसेंट प्यूरिटी एंड परसेंट यील्ड। इसी में आ जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। बोर्ड भर गया, इसको हम कर लेते हैं छोटा। 1 मिनट। आठवां है लिमिटिंग रिएजेंट, इसी में हो जाएगा। फिर इसी में मिक्सचर एनालिसिस, है ना। फिर इसी में आएगा सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, फिर आएगा सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। फिर आएगा इसी में POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन। इसी में आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या पढ़ना है? मोलारिटी, मोलालिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ppm, ppb, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ O2, है ना। फिर इसी में लास्ट में आएगा एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी, है ना। एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी में पहला एप्लीकेशन मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में, एक मिनट इसको और छोटा करते हैं। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में सबसे पहला मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा है मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट यहां लिख दे रहा है, मिक्सिंग ऑफ
आइडियल सोल्यूशन में जो हमको पढ़ना है, इसमें पहला आता है आइडियल सोल्यूशन जो मिक्स कर रहे हैं उसी में रिएक्टिंग टाइप मिक्सिंग होना चाहिए, रिएक्टिंग टाइप है ना। दूसरा नॉन रिएक्टिंग टाइप, नॉन रिएक्टिंग टाइप और मोलरिटी ऑफ आयंस, ये सब इसमें पढ़ना है ना। तो ये अपना टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। ये जेई मेंस नीट एडवांस सब के लिए हो गया है ना। अच्छा, इसमें जो नीट वाले बच्चे होंगे उनको ये मिक्सचर एनालिसिस सीरीज और पैरेलल रिएक्शन कवर नहीं करना, बाकी इसमें जितना है सब उनके लिए कंपलसरी है ना। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक छूट गया, इसमें लॉ छूट गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये छूट गया, तो वो उसको भी कवर करेंगे इसमें है ना। तो ये सब अपना टॉपिक है। इसमें एटॉमिक मास, मोलर मास, मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे अच्छे से कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक और एवरेज आइसोटोपिक मास, एक टॉपिक है सेकंड अपना। फिर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर इसी में डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, अच्छा परसेंट प्यूरिटी, परसेंट यील्ड, सब के बाद पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद। फिर मिक्सर एनालिसिस कि मिक्सर का एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं अमाउंट वगैरह। फिर सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन, फिर अपना पैरेलल रिएक्शन का हम कैलकुलेशन देखेंगे कैसे उसमें अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। फिर पीओएससी कहाँ यूज करें, क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, पीपीबी, पीएम, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसको कैसे यूज करते हैं, बात आ रहा समझ है ना। उसके बाद मोलरिटी का एप्लीकेशन देखेंगे। पहला एप्लीकेशन मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, उसमें भी दो टाइप का मिक्सिंग होना चाहिए, एक आइडियल सोल्यूशन टाइप मिक्सिंग, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन टाइप मिक्सिंग। फिर आइडियल सोल्यूशन में जो मिक्सिंग करते हैं उस आइडियल सोल्यूशन के मिक्सिंग में पहला रिएक्टिंग टाइप मिक्सिंग हो रहा है, फिर दूसरा नॉन रिएक्टिंग टाइप मिक्सिंग हो रहा है। फिर और भी कैलकुलेट करते हैं कि आयंस का मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो ये अपना पूरा जेई मेंस नीट एडवांस सब इसमें कवर हो जाएगा, एडवांस तक टॉपिक है ना। ये सब एडवांस का टॉपिक है, तो ये सबको हम बारी बारी से देखेंगे अच्छे से। तो पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, एटॉमिक मास, ठीक है ना। चलिए, अपना हेडिंग है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, 9th क्लास में मोल कंसेप्ट चैप्टर आता है, जिसमें हम लोग एटॉमिक मास, मोल, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब होता क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। एटॉमिक मास में हम लोग इतना जानते हैं कि एटॉमिक मास मतलब मास, जो एक एटम का मास होता है उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एक एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। तो अभी अगर हम एक एटम का मास कैलकुलेट करना चाहें तो उससे पहले हम एक बात ध्यान देंगे कि एटम क्या होता है। तो एटम का बेसिक हम इसका लेक्चर बना रखे हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 1 से 5 तक पूरा बेसिक कवर हुआ है। तो अगर वो अच्छे से देख लेते हैं तो बेसिक्स पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर एटॉमिक मास का हम बोलना चाहें डेफिनेशन, तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन एटम, है ना, मास ऑफ वन एटम। मतलब एक एटम का मास अगर हम पता कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो अगर अभी के डेट में हम पता करें कि एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उस एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एटम को उठा के मान लो हम तराजू पर रख दिए, ठीक, तो हमको एटम का मास मिल जाएगा। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एटम का मास जब कैलकुलेट करेंगे तो उस एटम का जो मास आएगा वो किस वजह से आएगा। अगर हम मान लो ये चावल का बोरी है, उसको हम वजन कर रहे हैं, तो चावल का बोरी में क्या वजन देगा, उसमें क्या है, उसमें तो चावल है उसमें भरा हुआ। उसी तरीके से एटम में क्या भरा हुआ है, तो एटम में क्या होता है, एटम में बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, अब बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी हम एक एटम का वेट करेंगे, उस एक एटम को उठाकर तराजू पर रख दिए, तो हमको जो वेट मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा? तो एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से हमको उस एटम का मास मिलेगा। मतलब हम क्या करेंगे? सिंपल कि एटॉमिक मास बराबर बोल सकते हैं, एटॉमिक मास बराबर बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोल सकते हैं क्या? देखिए, तो एटॉमिक मास हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करो, प्रोटॉन का मास ऐड करो, न्यूट्रॉन का मास ऐड करो, हमको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। तो ये बात तो हमको समझ में आया, ठीक है। अब देखो, एक और बात इसमें हमको बताना था कि जैसे हम बोले कि एटॉमिक मास में ही सबका मास जो ऐड कर रहे हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का लगभग मास बराबर होता है, न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का मास पता करें तो जो रिलेशन बन के आता है वो ये आता है, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, और 1840, मतलब कहीं कहीं पे 2000 मिलेगा, कहीं पे 1840 मिलेगा, तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, या फिर 1840 लेकर के बना देते हैं इसको। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को लगभग में हम बराबर मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मास से ये 1840 टाइम्स ये दोनों ज्यादा होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम यही समझे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इसमें ये हमको पता चल गया कि जो प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास है, दोनों का मास लगभग क्या है? लगभग बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास से 1840, लगभग हम बोल सकते हैं कि 2000 टाइम्स ज्यादा मास हुआ इलेक्ट्रॉन से। मतलब हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एटम में, कि एटम में इलेक्ट्रॉन का मास को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? इस वजह से। बात समझ में आ रहा है? इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ा रखे हैं एटम स्ट्रक्चर वाले प्ले लिस्ट में, तो वहां से देख सकते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हमको यह भी पता है कि न्यूट्रॉन का मास हल्का सा क्या होता है? प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या किए हम कि अब हम ये देखें कि एटम में जब भी हमको मास कैलकुलेट करना होगा तो हम केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का ऐड क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। मतलब अगर हम आसान करना चाहे तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो एटम का मास है वो कहां मिलता है? एटम का मास कहां मिलता है? तो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात आया समझ, है ना? तो ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? तो एक मिनट, चल देखिए, तो जो बता रहे थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए, तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि ये मास हो गया नेग्लेक्ट, है ना? लगभग 0 मान लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमको क्या दे देता है? एटॉमिक मास, ठीक। ये तब की बात है जब हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी से पहले का बात, तो उस समय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास? उस समय हमको ना ही इलेक्ट्रॉन का मास पता, ना ही किसी एटम का मास पता, ना ही किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी का मास नहीं पता। तो एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उस समय लगाया जाता था जुगाड़ टेक्निक, है ना? तो देखो कैसे हम प्रोसीड करते हैं वहां पे, कि पहले कैसे कैलकुलेट किया जाता था वो समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना? फिर उससे रिलेट करेंगे कि एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि जैसे मार्केट में हमको मान लो सब्जी लेना है, तो हम जाते हैं, बोलते हैं 1 केजी हमको ये सब्जी दे दो, या कोई सब्जी हमको 1 केजी दे दो, चाहे चावल 1 केजी लेने जाते हैं, तो वो केजी यूज करता है। तो वो केजी कहां से आया? कोई तो डिसाइड करता है, कहीं से तो आया होगा, तो कोई ना कोई इसको बनाया होगा। तो कैसे बनाया होगा केजी को? तो क्या हुआ कि जैसे हम लोग को मान लो कोई चीज लैब में है और कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो हमको HCl और NaOH का रिएक्शन करवा रहे हैं, हमको HCl और NaOH चाहिए,
तो बोतल में रखा हुआ है NaCl, सॉरी HCl और NaOH। अब उस बोतल के ऊपर में लिखा हुआ है कुछ अमाउंट वगैरह, और हमको उसका यूज करना है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी बोतल यूज कर लेंगे, तो हमको कुछ इसका अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट पता होना चाहिए नहीं कि हम क्या बोलेंगे कि वो देगा। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हमको 1 kg स्टेरोसल्फोर चाहिए। तो इसका अपना मेजरमेंट है। तो वो मेजरमेंट कहां से आया होगा? तो जहां से शुरुआत किया होगा, जहां से सोचा होगा कि ये ऐसे किया जा सकता है। तो हम तुमको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि जो मार्केट में केजी, 1 kg, 2 kg, 10 kg का जो वजन है वो कहां से आया होगा। तो कुछ उसके पीछे का कुछ कहानी है, ध्यान दीजिएगा। क्या था कि ऐसा देखा गया कि जैसे ये है सिलेंडर है, ये सिलेंडर प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय होता है। ये सिलेंडर को हम लोग क्या मान लिए? रेफरेंस मान लिए, मतलब ये स्टैंडर्ड मान लिए, ये सिलेंडर है, ठीक। अब ये सिलेंडर क्या कर रहा है? अच्छा, ये सिलेंडर क्यों माने? हम बता रहे हैं कि केजी वगैरह कैसे बना होगा, है ना। केजी जो बना है, मार्केट में केजी दिख रहा है, 1 kg दिख रहा है, 2 kg का वजन जो दिख रहा है वो कहां से आया होगा। तो उसका कुछ पीछे की कहानी है, वो समझिएगा। कि जैसे ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वेट कितना है, वेट ऑफ सिलेंडर इसको मान लिए, ठीक। एग्जैक्ट वेट हमको नहीं पता, बस ये एक सिलेंडर है, रेफरेंस मान लिए कि कोई भी अब से वेट करेगा चीजों को तो इससे वेट करेगा, ठीक। नहीं तो सबका अपना अपना वजन होता, हम ऐसे वजन नाप रहे हैं, वो ऐसे वजन नाप रहा है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। तो एक रेफरेंस है, कोई भी वजन करेगा तो इसी से करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ वो समझे कि हम लिए तराजू, उस तराजू पे हमको जिसको वेट करना है उसको वेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम रखें इसमें, मान लो मेरे पास कुछ बुक्स है, इस वाले बुक्स को उठा के यहां पे रख दिए, है ना। और यहां पे हम क्या रखना चाहें, एक सिलेंडर उठा के यहां पे रखें, तो ये इसका वजन ऐसे होगा, शुरू में ऐसे है मान लेते हैं। मतलब अभी ये वेट बराबर नहीं हुआ है, मतलब वेट हुआ नहीं है। वेट कब होता है? जब दोनों बराबर आ जाए। तो हम यहां क्या रखें, एक सिलेंडर उठा के रखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा रखें, कोई फर्क नहीं। तीसरा रखें, कोई फर्क नहीं। चौथा रखें, बराबर हो गया। इसका मतलब 4 सिलेंडर के बराबर का मास इस बुक्स का मास है, बोल सकते हैं बस। तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि वेट ऑफ बुक्स जो आया, वेट ऑफ बुक्स जो आया वो क्या आया, 4 टाइम्स वेट ऑफ सिलेंडर आया, ठीक है ना। 4 टाइम्स वेट ऑफ सिलेंडर आया। चलिए कुछ और का वेट किया जाए। तो हम जो अब अगला वेट कर रहे हैं वो मान लेते हैं कि जैसे मान लो हमको एलिफेंट का वेट किया, तो एलिफेंट का वेट कहिए, तो एलिफेंट को उठा के यहां पे रख दिए, एक सिलेंडर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 50, 100 करते रखते गए, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। जाके तब पता चला कि 2000 सिलेंडर यहां पे रखे तब बराबर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि वेट ऑफ एलिफेंट क्या हो जाएगा, 2000 टाइम्स वेट ऑफ सिलेंडर, बोल सकते हैं, है ना। वेट ऑफ एलिफेंट 2000 टाइम्स वेट ऑफ सिलेंडर, ठीक। चलिए अब हम किसी और चीज का वेट कर लेते हैं। जैसे वेट ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ रख दिए वजन में, मान लो वेट ऑफ राइस रखे, कुछ बोरी रख दिए राइस का, उसको वेट किए। तो हमको पता चला कि ऐसा कम से कम 100 सिलेंडर रखें, तब जाके यहाँ पे जो बोरी रखे हैं चावल की, उसका वेट हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 100 वेट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये चीज जो आ रहा है बार बार, जो वेट कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि वेट ऑफ सिलेंडर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमको इसको अच्छा दिखे, अच्छा लगे, है ना, चाहे ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका एक नाम देना चाहे तो हम क्या नाम दें। तो हम इसको बोल दिए
1 kg, क्या बोल दिए, इसको बोल दिए 1 kg। अब डाउट आएगा कि 1 kg क्यों बोले भाई, 5 kg 10 kg क्यों नहीं बोले? बोल सकते थे 5 kg बोलते तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, 10 kg बोलते 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, चीजें तो वही रहता, सब में 5 से होता मल्टीप्लाई, सब में 10 से होता मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉम्प्लिकेट हो जाता हमारे लिए, ज़्यादा लिखना पड़ता। तो हम चीज़ों को आसान करने के लिए यूनिट में चीज़ें लेते हैं। तो हम क्या किए, 1 के टर्म में लिए हैं कि 1 kg इसका मास ले लिए। तो देखें कि जो वेट ऑफ सिलेंडर को हम 1 kg बोले हैं, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 kg, इसको क्या लिख सकते हैं 2000 kg, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 kg। बात समझ में आया? तो ये जो स्टैंडर्ड माने थे इसी को हम क्या बोल दिए 1 kg, तब से ये हमारा क्या बन गया, वेट बन गया। उसी टाइप से अगर हम बोलना चाहे क्या, उसी टाइप से हम बोलना चाहे क्या बोलते हैं उसको, कि अगर हम जो ये बोले हैं kg, तो मान लो जो मेजर करने वाला, हाइट मेजर करने वाला इंची टेप होता है, उसको कौन बनाए, तो उसको भी कोई ना कोई बनाया होगा, है ना। तो वो सब बनता है किससे, है ना। तो कुछ लेंथ है उसको हम क्या बोल देते हैं, बस इंची टेप में कुछ मीटर फिक्स कर दिए और इसी से हम सब चीज़ का लंबाई नापना चालू कर दिए, कि जो लेंथ वगैरह मेजर करने का होता है उसमें हम इसको यूज करना चालू कर दिए। तो एक फिक्स चीज़ हम स्टैंडर्ड मान के सब उसी से, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, जो चीज़ मेजर करना है, हाइट मेजर करना हुआ तो कुछ भी, तो इस इंच टेप से मेजर कर देते हैं। तो हम कुछ रॉड ले लिए स्टैंडर्ड कि हाँ इसी को हम 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, उस हिसाब से हम चीज़ों को मेजर करना चालू कर दिए। तो देखे कि ये चीज़ जब ऐसे हो सकता है तो हम लोग भी अपना जो केमिस्ट्री के लिए हम लोग को मेजरमेंट लाना था, तो उसके लिए मेजरमेंट हम बना सकते हैं, है ना। तो बनाने के लिए हम ये जैसा इसका देखे तरीका, वही तरीका सोचे कि हम भी अपनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ देखो, देखिए तो हम क्या किए, यहां पे सेम चीज अप्लाई कर दिए हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या माने थे, स्टैंडर्ड चीज। तो उसी तरीके से हम लोग भी एक स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड माने, जिससे सब एटम को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का एटम को हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं उसी से। तो हम एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रेफरेंस लिए थे सिलेंडर को, वैसा ही यहाँ पे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। और वो रेफरेंस हम क्या लिए, तो कार्बन एटम को रेफरेंस माने। उससे पहले भी लिए थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, तो अभी हम डायरेक्टली कार्बन पे आते हैं। तो कार्बन को हम लोग स्टैंडर्ड माने। अब कार्बन का भी आइसोटोप्स होता है, तो कार्बन के आइसोटोप्स में भाई किसको हम माने, तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, किसको ले, तो कार्बन 12 को हम लोग एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माने और बोले कि जब भी किसी को हम किसी एटम का मास मेजर करना होगा तो इसी से कंपेयर कर लेंगे, कार्बन 12 वाले को कंपेयर कर लेंगे। अब कार्बन 12 एटम का मास केवल नहीं लिए, हम क्या किए कि उस कार्बन एटम जो है 12 वाला, उसका हम 1/12 पार्ट कर दिए। कहने का मतलब उसको 12 टुकड़ों में ब्रेक कर दिए, उसका एक टुकड़ा का मास से कंपेयर करना चालू किए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। बात समझ में आता है? जब हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसी को भी, तो हम एक फिक्स कर दिए कि हाँ इसी से सबका कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पे इसी सिलेंडर से सबका हम वेट मेजर किए थे, वैसा ही एटम का हमको मास मेजर करना है, तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड हम कार्बन 12 को बनाए। 12 मतलब आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। तो 12, 13, 14 में हम 12 वाला एटम उठाए और उसका भी 12 टुकड़ा कर दिए और उसमें से एक टुकड़ा को उठाए और उससे कंपेयर करना चालू किया। उस एक टुकड़ा को स्टैंडर्ड माने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बताओ, जो हम स्टैंडर्ड माने हैं वो स्टैंडर्ड हम क्या माने बोलो, वो हम स्टैंडर्ड जो माने हैं वो है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। देखो ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ कि एटम उठाए कार्बन 12 का, उसका टुकड़ा काटे खट 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 12 पार्ट में, और उसका एक टुकड़ा से कंपेयर करना चलो। ये वही एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा वही हुआ ना कि एक एटम का मास है 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब 1/12 पार्ट। तो ये वही है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कोई दिक्कत समझ में आता है बात? तो हम क्या किए देखो, यहां से जो हम इसको स्टैंडर्ड माने हैं 1/12 पार्ट को,
तो अब हम लिए तराजू। क्या लिए? तराजू। यहीं पे तराजू ले लेते हैं। हम चालू किए मेजर करना, हम चालू किए मेजर करना। तो सबसे पहले हम जो मेजर किए उसको यहां पे लिख रहे हैं, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो इसको उठा के यहां पर रखे भाई, जैसे वहां पे बुक्स वगैरह को मेजर कर रहे थे तो यहां रख रहे थे, वैसा ही इस ऑक्सीजन को उठा के यहां पे रखे। इसको कहां रखेंगे? जैसे सिलेंडर को उधर रखते थे वैसा ही इसको हम इधर रखना चालू करेंगे। केजी टाइप हुआ। 1 रखे कोई फर्क नहीं, 2 रखे नो फर्क, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे। देखे कि 16 बार इसको उठाकर यहां पे रखे तब जाके मेजर बराबर हुआ। तब हम क्या समझे कि 16 टाइम्स मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बात समझ में आता है? उसी टाइप से फिर दूसरा मेजरमेंट की, मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का मास किए। तो हम इस नाइट्रोजन का मास उठा के, मतलब नाइट्रोजन का एटम उठा के यहां रखे। फिर मेजर करने के लिए, मास पता करने के लिए 1 को उठाए, 2 को रखे, 3 को रखे, 4 को रखे, 5 को रखे, ऐसे रखते गए। 14 टाइम्स रखे तब जाके दोनों बैलेंस हो पाया। मतलब ये 14 टाइम्स, इससे ज्यादा इसका क्या है? एटॉमिक मास। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो 14 टाइम्स मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बात समझ में आता है ना? फिर अगला जो रेफरेंस लिए, मतलब रेफरेंस बोलते हैं, मतलब अगला एटम, वो मान लो कैल्शियम का ले लिया। तो कैल्शियम एटम के लिए हम क्या किए? फिर क्या किए कि कैल्शियम एटम को उठा के यहां रखे, इसको 1 बार रखे, 2 बार रखे, 3 बार रखे। यह जुगाड़ टेक्निक है ना, हम ये मतलब कि कैलकुलेट करने का। 1 2 3 4 ऐसे रखते गए, 40 बार रखे तब जाके पता चला कि जो इसका एटॉमिक मास है वो इसका 40 गुना आया कैल्शियम का एक एटम का मास। तो हम क्या बोलेंगे? 40 टाइम्स मास ऑफ 1C12 एटम, है ना? अच्छा, 1/12 पार्ट सब में छूट रहा है। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे। 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, ठीक है ना? तो 1/12 पार्ट सब में 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ऐसा करके लिख दिए। कोई दिक्कत समझ में आता है ना? तो क्या है कि यहां पे एक चीज देखें कि जो ये जो पार्ट है 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 12 पार्ट 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पे हम बोले थे कि वेट ऑफ सिलेंडर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको नाम दे दिए थे केजी। वैसा ही हम सोचे कि इसका कुछ नाम दे दे। क्या नाम दे? तो हम इसका जो नाम रखे, इस स्टैंडर्ड को, जो इसको हम नाम दिए थे 1 केजी, तो यहां नाम दिए 1 AMU। कितना दिए? 1 AMU। तो जो 1 AMU है, इस 1 AMU को देखिए, इस 1 AMU को हम क्या बोलेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब वो जो एक टुकड़ा था ना, उसको 1 AMU नाम दिए। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? फिर से शॉर्ट फॉर्म में 16 AMU बोल दिए। इसका नाम क्या हो गया? 14 AMU बोल दिए। और इसका नाम क्या हो गया? 40 AMU बोल दिए। ठीक है? तो देखो, इसको नाम हम इसको रख दिए AMU AMU AMU। जैसे वहां देखो हम रखे थे केजी केजी केजी, तो यहाँ पे AMU AMU रख दिए। मतलब इस स्टैंडर्ड वाले पार्ट को हम बोल दिए 1 AMU। समझ में आता है? ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इसको हम मिटाएंगे। है ना? तो देखिए यहां से 1 AMU को जो लिखे हैं वो किसको लिखे हैं? 1/12 पार्ट इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेट का नामकरण कर दिए हम इसका 1 AMU। ठीक है, जब हमको ये बात पता हो गया कि 1 AMU हम इसको बोल दिए, तो कुछ साल बाद एक डिवाइस आया जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर।
क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। ये एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका मास कैलकुलेट कर दे रहा था। तो वहां से हमको पता चला कि देखो एक चीज समझो, एक एमयू बराबर हमको वैल्यू नहीं पता। जैसे उस सिलेंडर जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर में हमको इसका एग्जैक्ट वेट नहीं पता था, बस इससे हम सबका कंपेयर कर रहे थे। उसी टाइप से यहाँ भी हमको इसका मास नहीं पता है, तो हम सबको इससे खाली कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस आया तो हमको इसका मास पता चल गया, कार्बन 12 का एक एटम का मास, और उसको 1/12 से डिवाइड कर देंगे तो एक टुकड़ा का मास पता चल जाएगा। मतलब हमको एक एमयू का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखो क्या करें, यहाँ से वो जो 1 एमयू बराबर आया, एक मिनट पहले हम इसका मास लिख लेते हैं। जो मास हमको पता चला, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो मास पता चला, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का, वो कितना पता चला, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो जब ये पता चल गया तब हम क्या करते हैं, इसका 1 एमयू बराबर वैल्यू आ गया कितना, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना है, 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसका मास उठा के यहाँ रख दिए, तो क्या बन गया बोलो, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये बन गया 1 एमयू बराबर, बस सबको समझ में आता है क्या, एक एमयू बराबर क्या बन गया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक एमयू बराबर आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हमको एग्जाम्पल में जैसे अभी आया था कैल्शियम का 40 एमयू आया था, तो एग्जैक्ट मास इसका कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ पुट कर देंगे तो हमको कैल्शियम का ग्राम में मास पता हो जाएगा, एग्जैक्ट मास पता चल गया। ठीक है, तो ये था एक एमयू बराबर, जब वैल्यू पता चल गया तो हम इसका मास कैलकुलेट कर लिए। चलिए, तो एटॉमिक मास सबको समझ में आया। एटॉमिक मास क्या हुआ, जैसे हम कैल्शियम का 40 एमयू बोले, इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि जो एक टुकड़ा था कार्बन 12 का एक एटम का, उसको खट 12 पार्ट में ब्रेक कर दिए, 12 पार्ट में ब्रेक कर दिए, तो हम वहाँ का एक टुकड़ा उठाया, उस एक टुकड़ा से कंपेयर किए कि कैल्शियम का एक एटम का मास कितना है। तो हमको क्या पता चला कि 40 गुना ज़्यादा मास है कैल्शियम का एक एटम का मास उस एक टुकड़ा से। ठीक, तो हम अगर तुमसे पूछे कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक मास बराबर कि मास, एटॉमिक मास बराबर क्या बोलेंगे कि एटॉमिक मास विच टेल्स दैट how many times of mass of an atom of element, क्या बोलेंगे, atomic mass which tells that how many times of mass of an atom of an element is heavier than mass of 1/12 part, ऐसा लिख दो, heavier than 1/12 mass of 1 कार्बन 12 एटम। देखिए क्या बोले, एटॉमिक मास विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का एक एटम का मास से कितना टाइम्स हैवियर है एटॉमिक मास। मतलब किसी का एटॉमिक मास अगर बोले तो उसको क्या बोलेंगे कि जो किसी भी जिस एलिमेंट का हमको मेजर करना है कि एलिमेंट का एक एटम का मास इससे कितना हैवियर है। जैसे एग्जांपल में हम बोले कि 40 AMU, तो 40 AMU का मतलब 1/12 एक AMU, इसी को तो बोलते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना, 1 कार्बन 12 एटम। मतलब इससे इतना टाइम्स, ये टाइम्स बता रहा है, मतलब ये एक टुकड़ा है कार्बन 12 वाला, उसका एक 1/12 पार्ट, और इससे 40 टाइम्स से ज्यादा मास है कैल्शियम का एक एटम का मास, है ना। ये किसका मास लिखे हैं, ये कैल्शियम का लिखे हैं, ठीक है ना। 40 AMU किसका लिखे हैं,
कैल्शियम का कितना लिखे हैं 40 AMU, तो क्या बोलेंगे 40 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 40 टाइम्स ज़्यादा मास है कैल्शियम का, किससे, इससे, वही चीज लिखा हुआ है ना। तो समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।